हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी टीचिंग एग्जाम में जो भी आप देने जाएंगे उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन प्रणाली। इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन सिस्टम। जिसको हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन प्रणाली। क्या कहते हैं? मूल्यांकन प्रणाली। तो इसके अंतर्गत सभी चीजें आती हैं। हमने मूल्यांकन की डेफिनेशंस और उसके मीनिंग को लास्ट वीडियो में समझ लिया था। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मूल्यांकन एक निर्णयात्मक एवं व्यापक दृष्टिकोण है या व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय लेते हैं और जो कि बुद्धिमत्तापूर्ण एवं परिपक्व होता है, तो जो कि इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्लेसर ने मूल्यांकन प्रणाली को फीडबैक से जोड़ा है। ग्लेसर वैज्ञानिक हुए हैं। ग्लेसर ने मूल्यांकन प्रणाली को किससे जोड़ा है? फीडबैक से। ग्लेसर बंधु क्या कहते हैं? ग्लेसर बंधु ये कहते हैं कि ग्लेसर बंधु ने अपनी शिक्षण के प्रतिमान में या अपने शिक्षण के मॉडल में मूल्यांकन प्रणाली को किससे क्या बताया है? फीडबैक, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि। जो इन्होंने अपने शिक्षण के सीखने की स्थिति को संशोधित और सुधारने को आधार प्रदान करने के लिए बताया है। इन्होंने बताया है कि ये मूल्यांकन प्रक्रिया संशोधित और सुधारने को एक आधार प्रदान करती है। किसको? हमें संशोधित करना है, कुछ सुधारना है, तो उसको एक बेस प्रदान करेगी। कोई भी हमें किसी भी तरीके का अगर कोई संशोधन करना है, कोई इंप्रूवमेंट करना है, तो उसको एक ये बेस प्रदान करेगी। क्या प्रदान करेगी? बेस, आधार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इवैल्यूएशन सिस्टम दोनों के लिए ही होता है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए तो होता ही है भाई। ये जो है, ग्लेसर ने इसे क्या बताया है? फीडबैक, जो कि स्टूडेंट्स के लिए तो है ही और साथ में टीचर्स के लिए भी। टीचर्स के लिए कैसे हो सकता है कि टीचर्स कोई आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो शिक्षण कार्य में वो अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो कंसेप्ट को चेंज कर सकते हैं या कंटेंट को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, मेथड चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इवैल्यूएशन सिस्टम के माध्यम से पता चलती हैं और उसमें हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम बहुत सारी चीजों को परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उद्देश्य। थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा बता देते हैं आपको।
इवैल्यूएशन सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इवैल्यूएशन सिस्टम जो है हमारा, उसके त्रिआयामी होते हैं। त्रिआयामी कह सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन एक्सपीरियंसेस होते हैं इसमें कुछ, और कुछ इवैल्यूएशन प्रोसीजर के थ्रू इसको हम चलाते हैं। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, त्रिआयाम, यानी कि इवैल्यूएशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य किस पे आधारित होते हैं? मूल्यांकन के एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभव, इवैल्यूएशन एक्सपीरियंसेस कह सकते हैं हम इसको। इवैल्यूएशन एक्सपीरियंसेस, जिसको हिंदी में कह सकते हैं हम मूल्यांकन अनुभव, जो किसके थ्रू होते हैं? जो हमारे थ्रू होते हैं लर्निंग के। किसके थ्रू होते हैं? लर्निंग। तो जो एक्सपीरियंसेस हमारे लर्निंग के थ्रू होते हैं उनका मूल्यांकन होता है। ठीक है। और किस तरीके से? तो उसके लिए एक इवैल्यूएशन प्रोसीजर होता है, एक इवैल्यूएशन टेक्निक होती है। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। इसमें इवैल्यूएशन प्रोसीजर, इवैल्यूएशन प्रोसीजर को हम हिंदी में कह सकते हैं कि एक मूल्यांकन की विधि या इवैल्यूएशन टेक्निक को कहते हैं मूल्यांकन प्रविधि। ठीक है, तो इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये तीन चीजें हैं, इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव्स है ना, इवैल्यूएशन के लर्निंग एक्सपीरियंसेस और इवैल्यूएशन का प्रोसीजर या फिर इवैल्यूएशन टेक्निक। तो इसमें हम कैसे समझ सकते हैं कि इसको कहते हैं उद्देश्य, अनुभव, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन प्रक्रिया या प्रविधि। तो इसमें भाई उद्देश्यों के आधार पर अधिगम अनुभव की योजना बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? अधिगम अनुभव की। अधिगम उद्देश्यों के आधार पर अधिगम अनुभवों की योजना बनाई जाती है, प्लानिंग करी जाती है। ठीक है, और वांछित उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं, जो भी हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो हमें प्राप्त हुआ अथवा नहीं हुआ। ठीक है, हुआ अथवा नहीं हुआ, इसकी जांच के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मूल्यांकन करना होता है, यानी कि इसकी जांच के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्टिव आप कुछ पॉइंट कैसे कह सकते हैं। जैसे इसमें हम डेस्कटॉप स्टूडेंट्स अचीवमेंट करते हैं, डेस्कटॉप स्टूडेंट्स अचीवमेंट, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं कि छात्रों की उपलब्धियों का परीक्षण। भाई छात्रों ने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया उसका परीक्षण इसके थ्रू कर सकते हैं। और एक पॉइंट बन सकता है नेसेसरी मॉडिफिकेशन, नेसेसरी मॉडिफिकेशन या मॉडिफाई। नेसेसरी मॉडिफिकेशन में क्या होगा कि कोई आवश्यक संशोधन हमें करना है, किसी तरीके का आवश्यक संशोधन, कोई जरूरी काम जहां संशोधन की आवश्यकता है वहां हम इसके थ्रू संशोधन, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं टू इम्प्रूव, यानी कि सुधार करना।
ठीक है। और किस लिए होता है ये? फॉर चेंजिंग, फॉर चेंजिंग। और किस लिए होता है? फॉर चेंजिंग। यानी कि परिवर्तन करने के लिए, किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन करना है तो इसके थ्रू हम वो परिवर्तन कर सकते हैं। और एक मेन चीज है कि हमें क्या करना है, कठिनाई, छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाना है, तो वो भी एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो हम कह सकते हैं डिटेक्टिंग डिफिकल्टीज, डिटेक्टिंग डिफिकल्टीज। डिफिकल्टी कोई कठिनाई है उसका हम पता लगा सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं कठिनाई का पता लगाना, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे हम टू हेल्प इन सिलेक्शन, टू हेल्प इन सिलेक्शन, टू हेल्प इन सिलेक्शन। चुनाव में सहायता। अब चुनाव किस तरीके का हो सकता है? हम कोई कोर्स, बच्चा कोई कोर्स करने जा रहा है तो उसके इसके थ्रू, या भी कोई कोर्स करना है, या हमें कह सकते हैं जॉब करनी है, तो इसके थ्रू हम चुनाव आसानी से कर सकते हैं। तो या चुनाव कह सकते हैं चयन आसानी से कर सकते हैं, चयन में सहायता मिलती है इससे। तो ये भी बहुत जरूरी है। और भी कुछ पॉइंट है, जैसे सीखने में विकास होता है, सीखने का विकास, प्रगति, ये सब चीजें इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। अब बात करते हैं कुछ इसकी प्रणालियां। ये समझ गए होंगे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इसकी आगे बात करते हैं। अब इसमें हम कुछ प्रणालियों को समझेंगे जो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि भाई मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत हम संरचनात्मक, योगात्मक और सतत, व्यापक, है ना, बहुत सारी प्रणालियों का अध्ययन करते हैं जो हमें मूल्यांकन में सहायता करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम संरचनात्मक और योगात्मक की बात करेंगे। योगात्मक, तो मूल्यांकन में सबसे पहली बात आती है कि हम संरचनात्मक मूल्यांकन का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले इसमें यह बात आती है कि इसका वर्गीकरण कब हुआ, किसने किया, तो वो समझ लेते हैं। तो मूल्यांकन में संरचनात्मक को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, इसको कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो मूल्यांकन का संरचनात्मक, जिसको कहते हैं हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और योगात्मक मूल्यांकन जिसको कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन के रूप में वर्गीकरण। इसका जो वर्गीकरण हुआ है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, इसको हम शॉर्ट में एफए भी बोल सकते हैं, आपने सुना होगा एफए और एसए। तो इनका जो वर्गीकरण हुआ है वो वर्गीकरण हुआ था 1967, यानी कि 1967 में। कब हुआ इसका वर्गीकरण? सन 1967 में। कब हुआ? सन 1967। और किसने किया? ये किया था मिचेल स्क्रीवेन ने। किसने किया था? मिचेल स्क्रीवेन ने। मिचेल स्क्रीवेन। किसने किया था? मिचेल स्क्रीवेन।
इनका नाम भी मिचेल स्क्रीवेन को मिचेल स्क्रीवेन ही कहते हैं इंग्लिश में, हैं? कह सकते हैं। स्क्रीवेन, मिचेल स्क्रीवेन, इसको मिचेल स्क्रीवेन में यहां पर ए और ई, मिचेल स्क्रीवेन, MICHAEL और SCRIVEN, स्क्रीवेन। इन्होंने इसका वर्गीकरण किया, ठीक है। तो सबसे पहले ये यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका वर्गीकरण कब हुआ। इसका वर्गीकरण हुआ 1967 यानी कि 1967 में, और किसने किया? मिचेल स्क्रीवेन ने किया, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम 1 by 1 चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे संरचनात्मक मूल्यांकन की, जिसको हम निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, है ना। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। संरचनात्मक, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, संरचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो ये होता क्या है संरचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन? इसमें एक चीज, एक पॉइंट आपको इसको पूरी तरीके से लर्न कराने में हेल्पफुल होगा। मैं बता सकता हूं कि ड्यूरिंग स्टडी, यानी कि अध्ययन के दौरान, ड्यूरिंग स्टडी द लर्निंग डेवलपमेंट, लिख लीजिए, ड्यूरिंग स्टडी the learning development of KUI। ये शॉर्ट में आपको लर्न करने के लिए ट्रिक बताई है, KUI। के का मीनिंग होगा नोइंग, और यू का अंडरस्टैंडिंग, और आई का के का नोइंग, नोइंग कह सकते हैं, या फिर नॉलेज गेन करते हैं तो उसको भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग, और आई का हो जाएगा इंप्रूविंग। इस ट्रिक के थ्रू हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं कि यानी कि अध्ययन के दौरान अधिगम विकास का किसका? जानने का। नोइंग को मतलब, नोइंग को क्या कहते हैं हम? जानना, जानने का, समझने का, और उसमें संशोधन करने का, यानी कि उसमें संशोधन किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई किसी भी शैक्षिक योजना, कार्यक्रम, नीति, पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले, यानी कि हमें उसे फाइनल फॉर्म में लाने से पहले, अंतिम रूप देने से पहले उसका मूल्यांकन करा जाता है, और उसमें क्या मूल्यांकन कर सुधार करने की प्रक्रिया को, यानी कि उसको जाना जाता है, समझा जाता है, और सुधार करने की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? संरचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन पुकारते हैं, कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि भाई छात्रों की लगातार प्रतिपुष्टि हेतु ये संशोधन या ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। इसमें हम शिक्षण के दौरान छात्रों ने जो अभिवृत्तियां, है ना, या ज्ञान अर्जित किया है, ग्रहण किया है, उसकी जांच भी इसके थ्रू
करी जाती है। पाठ के बीच बीच में इस तरीके का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि मिडल में पाठ के बीच बीच में किया जा सकता है। आपका पाठ चल रहा है तो उसके मिडल पॉइंट में भी ये मूल्यांकन किया जा सकता है, कई बार किया जा सकता है। यहाँ अभी पाठ खत्म नहीं हुआ आपका, तो यहाँ भी आपका मूल्यांकन हो सकता है, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, सुधार लाना है, अंतिम फॉर्म में उसको पहुंचाने से पहले ये कार्य हमें सुधार लाने के लिए किया जाता है। कह सकते हैं कि वही सत्र जो सेशन समाप्त होता है उसके बाद जो कार्य होगा वो फॉर्मेटिव यानी कि समेटिव असेसमेंट में आएगा, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। लेकिन जो उससे पहले का कार्य है वो किस में आएगा? वो आएगा संरचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। हम कह सकते हैं कि निर्माणात्मक मूल्यांकन ये मूल्यांकन का प्रारंभ होता है, प्रारंभ करता है ना। और कह सकते हैं कि मूल्यांकनकर्ता के अनुसार ये प्रयोग होता है। जैसा भी मूल्यांकनकर्ता जो भी मूल्यांकन का कार्य कर रहा है उसके अनुसार ये प्रयोग होता है। तो हम इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, जैसे मिड में कोई एग्जाम होते हैं, मिड सेशन में एग्जाम है ना, मिड एग्जाम वो इसके एग्जाम्पल में आ सकते हैं, यानी कि बीच में कोई एग्जाम हो रहा है पाठ के, या फिर मंथली एग्जाम, मासिक परीक्षा जो होती है, मंथली एग्जाम भी इसमें आ गई। जो महीने में मासिक परीक्षाएं होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आती है। और भी हम बात कर सकते हैं, जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अब बात करते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। अगली बात करते हैं हम समेटिव असेसमेंट, इसको रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। जिसको हम कहते हैं हिंदी में योगात्मक मूल्यांकन। जिसको क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन। अब योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है ये भी समझ लीजिए। भाई योगात्मक मूल्यांकन में कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम इवैल्यूएशन करते समय या योजना, हम कह सकते हैं योजना को अंतिम रूप देने व उसे चालू कर देने के बाद, यानी कि कोई भी योजना है हम बना रहे हैं, उसको अंतिम रूप देने के बाद, चालू कर देने के बाद उसकी समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने के लिए किया गया मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो ये कब होता है? जैसा कि मैंने बताया है सेशन के एंड में। कब होता है? सत्र के अंत में, सेशन के एंड में होता है। जब सत्र समाप्त हो जाता है उसके बाद हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होता है? सत्र समाप्ति से पहले, और समेटिव इवैल्यूएशन कब होता है? सत्र समाप्ति के बाद। तो हम कह सकते हैं ये रिजल्ट बेस्ड होता है, यानी कि परिणाम आधारित, रिजल्ट बेस्ड होता है, रिजल्ट बेस्ड होता है, यानी कि ये परिणाम आधारित होता है, जो परिणाम से संबंधित होता है। हम कह सकते हैं ये योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत जो कार्यक्रम या योजना पहले से चल रही है उसे भविष्य में जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए, इसका निर्णय लेना होता है। तो वो क्या बनेगा हमारा? योगात्मक या संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन भी हम इसको कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सेकेंडरी लेवल काउंसिल है, या हम कह सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद।
इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। माध्यमिक शिक्षा परिषद को कक्षा 12 की किसी गणित विषय की पाठ्य पुस्तक का चयन करना है, सिलेक्शन करना है। जब पाठ्य पुस्तक का सिलेक्शन करना है तो उसको मार्केट में भाई उसे एक बुक का सिलेक्शन करना है। किसका? मैथ का, है ना। तो मार्केट में बहुत सारी बुक है, बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक्स उसको अवेलेबल हैं, लेकिन उन सारी बुक्स में से उसे किसी एक का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? जब एक का सिलेक्शन करना है तो हम कह सकते हैं प्रकाशकों द्वारा जो प्रकाशित गणित की पुस्तकें हैं विभिन्न प्रकार की, उनमें से वो किसी एक का सिलेक्शन करेगा। जैसे मान लो वो सिलेक्शन करने के लिए वो इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी देखेगा, इसको भी। तो वो इन सब का क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। इन सब का मूल्यांकन करेगा। क्या करेगा? इवैल्यूएशन। इन सब का इवैल्यूएशन करेगा। तो इस मूल्यांकन का संबंध किससे होगा? योगात्मक मूल्यांकन। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि प्रकाशकों की जो विभिन्न गणित की पुस्तकें हैं वो बाजार में जो भी उपलब्ध हैं, उनके आधार पर वो संस्था उसका मूल्यांकन करती है। उस मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं? समेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक मूल्यांकन। और भी नाम है, संकलनात्मक मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन, ये भी इसके नाम के आधार पर आ सकते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि फिर बाद में लास्ट में क्या होता है कि जो भी उपलब्ध पुस्तकें हैं उनमें से किसी भी प्रकार का सुधार हो, संशोधन हो या संशोधन करना है, वो संभव नहीं है, जो पूर्ण रूप से प्रकाशक द्वारा हमें प्राप्त होती है। वो आपको इवैल्यूएशन पहले ही कर लेना है कि कौन सी बुक आपको लगवानी है, उसके बाद उसमें संशोधन करना संभव नहीं है। तो वो क्या होगा? समेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक मूल्यांकन। इसमें संशोधन करना संभव नहीं, उसमें फॉर्मेटिव वाले में संशोधन कर सकते हैं क्योंकि वो संशोधन करने के लिए ही बनाए हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगली बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अगली जो प्रणाली हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी निदानात्मक पद्धति या निदानात्मक मूल्यांकन या नैदानिक, जिसको हम नैदानिक प्रणाली भी कहते हैं मूल्यांकन की। तो इंग्लिश में कह सकते हैं इसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। दूसरा मार्कर ले लेते हैं। इसे चल रहा है तो उसके लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या हम कह सकते हैं नैदानिक या फिर निदानात्मक मूल्यांकन कह सकते हैं। ठीक है, इसको डायग्नोस्टिक DAGNAUSTI डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नैदानिक या निदानात्मक मूल्यांकन। ये क्या होता है? नैदानिक या निदानात्मक मूल्यांकन, इसमें छात्रों की समस्याओं का, यानी कि छात्र बार बार फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, उनकी असफलता के कारणों का पता लगाया जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं? फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ फेलियर। मेन पॉइंट क्या है इसका? फाइंड आउट
द कॉजेज ऑफ फेलियर, यानी कि असफलताओं का पता लगाना। इसके अंतर्गत हम असफलताओं को पता लगाते हैं। जो भी असफलताएं छात्र बार बार फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो उनमें असफलता क्यों हो रही है उसका पता किससे लगाते हैं? हम निदानात्मक मूल्यांकन के थ्रू लगाते हैं। और कह सकते हैं इसमें छात्रों की कठिनाइयों का भी पता लगाते हैं, डिटेक्टिंग डिफिकल्टीज, है ना, डिटेक्टिंग डिफिकल्टीज। यानी कि कठिनाइयों का पता, कठिनाई को पता भी इसके अंतर्गत हम लगा सकते हैं। और कह सकते हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान, यानी कि पहले की ये नॉलेज है, पूर्व ज्ञान के स्तर का भी पता इसमें लगाते हैं, टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ पीरियर नॉलेज, टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ पीरियड नॉलेज, यानी कि पूर्व ज्ञान का, छात्रों के पूर्व ज्ञान के स्तर का भी पता लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? वो इसीलिए लगाते हैं जिससे कि हमें उस जानकारी का उपयोग शिक्षक अपने कार्य की पूर्व योजना बनाने में कर सकता है, क्योंकि उसी के आधार पर वो निर्णय लेगा, समस्या का कारणों को पता लगाएगा, समस्याओं को हल करने में उसकी सहायता कर सकता है, तो जो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगली प्रणाली, ग्रेडिंग प्रणाली। इसको समझ गए होंगे। अब अगली बात आती है ग्रेडिंग की। किसकी बात आती है अगली? अब ग्रेडिंग। ग्रेडिंग प्रणाली आप समझ ही रहे होंगे। भाई ग्रेडिंग प्रणाली में कि क्या होता है कि ग्रेडिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसे अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, कमीशन है, 1952-53 जो बना था, और शिक्षा आयोग 1964-66 यानी कि 1964-1966 ने अंकों के स्थान पर एक सुझाव दिया था। वो सुझाव कब दिया था? 1975 में, 1975 में। और हम कह सकते हैं एनसीईआरटी, जो हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, उसने भी ग्रेड प्रणाली की प्रयोग करने की सिफारिश की थी। अब ग्रेड प्रणाली होती क्या है, पहले तो यही समझ लीजिए। तो परीक्षक जो है, जो भी एग्जामिनर परीक्षक है, वो अधिक से अधिक छात्रों को कुछ सीमित संख्या वाली गुणांक श्रेणियों में, जैसे कि हम कह सकते हैं अगर 10 नंबर वाली की बात करते हैं तो 5, 7 या 9 आदि में ही सफलता से विभाजित कर सकता है। अगर किसी टीचर्स को नंबर देने होंगे तो कुछ श्रेणी में इस तरीके से विभाजित कर सकता है। कह सकते हैं हम गुणात्मक श्रेणियों को ही, इसी आधार पर गुणात्मक श्रेणियों को ही ग्रेड कहा जाता है। इन श्रेणियों को हम संकेताक्षर, कोई संकेताक्षर होते हैं A B C D E F G, है ना, उनके आधार पर संकेत जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रणाली है। 5 बिंदु ग्रेड प्रणाली है ना, 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली है। 5 बिंदु में क्या है, उसमें A B C D यहाँ पे आ जाएंगे, A B C D E F, है ना। तो इसी तरीके से A जिसे मिलेगा वो आउटस्टैंडिंग होगा या विशिष्ट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग जिसको A हम देंगे वो आउटस्टैंडिंग, या हिंदी में कह सकते हैं वो क्या हो जाएगा, विशिष्ट श्रेणी में आ जाएगा। और जिसको B मिलेगा वो क्या होगा, एबव एवरेज। ठीक है, एबव
एवरेज। ये 5 पॉइंट वाली है, 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम में एबव एवरेज, यानी कि एबव एवरेज को हम कह सकते हैं हिंदी में अगर बात आती है तो उत्तम, ठीक है। उसके बाद सी, जैसे कि एबव एवरेज है तो यहां पे एवरेज आ गया, एवरेज। तो एवरेज को क्या कह सकते हैं हम, जब उसे उत्तम कहा है तो इसको औसत, ठीक है। और डी, एवरेज से नीचे आ गया तो उसे बिलो एवरेज, ठीक है। बिलो एवरेज, या हम हिंदी में कह सकते हैं, शाब्दिक अर्थ अलग है लेकिन हिंदी में अगर हम इसको प्रयोग करेंगे तो निम्न कह सकते हैं कि निम्न श्रेणी के अंक आए हैं, ठीक है। और ये 5 पॉइंट वाली है तो इसमें एफ तक रहेगा, ए बी सी डी और एफ। 1 2 1 2 3 4 और 5 पॉइंट ग्रेडिंग का। इसमें एफ का मीनिंग हो जाएगा आपका फेल, अनुत्तीर्ण। जो बच्चा फेल होगा उसको एफ ग्रेड दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी ग्रेड प्रणाली है, ये तो 5 बिंदु की ग्रेड प्रणाली मैंने आपको बता दी, ठीक है। और यूजीसी ने 10 बिंदुओं की ग्रेड प्रणाली हमें प्रस्तुत की है। 10 बिंदुओं को कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने बताया है, ऐसे बता देता हूं मैं आपको कि उनकी जो प्रणाली है वो शुरुआत होती है ओ से, 0 से। ओ से कह सकते हैं ओ, ए पॉजिटिव ए, ठीक है, बी पॉजिटिव बी, सी पी एफ, ठीक है। इसी तरीके से ए बी, लास्ट में ए बी। तो इनको उल्टे क्रम में नंबर चले जाएंगे, ठीक है, या इसको समझ ही लीजिए। फिर उसमें उल्टे क्रम में कैसे, उल्टे क्रम में सबसे पहले जो ओ श्रेणी है उसको 10 मार्क्स माने जाएंगे। ओ सबसे बढ़िया इसको मार्क्स मिले हैं तो उसको 10, ठीक है। ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव को 9 मार्क्स, ए है तो उसको 8 मार्क्स, बी पॉजिटिव है तो 7, ठीक है, बी है तो 6 और सी है तो सी औसत को कहते हैं, सी है तो 5 और एफ ग्रेड है तो 0 और ए बी है तो भी 0। अब दोनों 0 क्यों है, एफ का मतलब फेल हो गया, अनुत्तीर्ण, और ए बी का मतलब हो गया अनुपस्थित, यानी कि परीक्षा में अगर कोई छात्र बैठता नहीं है तो वो अनुपस्थित माना जाता है, इसलिए उसको 0, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम, इतना तो हमने समझ लिया कि भाई ये क्या होता है। अब थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं, हमारी उच्च शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा में एक विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली और है। क्या है, विकल्प आधारित, इसको रफ कर देते हैं। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली इन हायर एजुकेशन, इन हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा में विकल्प प्रणाली। ये क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि इसमें छात्रों को पाठ्यक्रम चुनने का विकल्प दिया जाता है कि भाई पाठ्यक्रम कौन सा मिलना है। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा विज्ञान विषय का विद्यार्थी है, उसको कोई अन्य विषय जो वाणिज्य विषय का है, कला या किसी अन्य विषय को चुनने का विकल्प दिया जाता है। यानी कि कोई साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी है, साइंस स्ट्रीम का, तो उसके पास विकल्प होते हैं। वो कॉमर्स स्ट्रीम का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है, वो आर्ट स्ट्रीम का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है, या एनी अदर कोई भी सब्जेक्ट वो ले सकता है। तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट प्रणाली,
यानी कि उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसे सन अभी 2015-16 से इस पाठ्यक्रम को स्नातक के पाठ्यक्रमों में शामिल किया है। ठीक है, ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में इसको शामिल कर लिया है। यह छात्रों को क्या करती है, छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। भाई उसको आवश्यकता है, भाई आर्ट कॉमर्स स्ट्रीम का उसको आवश्यकता है मैथ की, ठीक है, वो मैथ ले सकता है। ठीक है, साथ में या आर्ट साइड का है, उसको कुछ अदर सब्जेक्ट की साइंस की आवश्यकता है तो वो साइंस को ले सकता है। ठीक है, तो वो इसके थ्रू इसमें पढ़ सकता है। तो ये प्रणाली बहुत ही आवश्यकताओं को अनुरूप बनाई गई है, आधुनिकता को देखते हुए बनाई गई है। तो ये प्रणाली सभी केंद्रीय, राज्य और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के लिए एक समान है, इक्वल है, सभी के लिए एक समान बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें इसका मुख्य पाठ्यक्रम जो होगा उसमें एक मूल होगा, मूल पाठ्यक्रम, ठीक है, एक वैकल्पिक, एक बुनियादी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रभावी और संतुलन परिणाम हेतु तीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो इसका मुख्य पाठ्यक्रम है, मुख्य पाठ्यक्रम, मेन करिकुलम, मुख्य पाठ्यक्रम जो होगा उसमें एक तो मूल होगा, मेन, हिंदी में कहेंगे मूल, और मूल के अतिरिक्त जो भी विषय लेगा, मूल के अतिरिक्त ले सकते हैं, वैकल्पिक विषय लेगा बच्चा, वैकल्पिक विषय, और वैकल्पिक के बाद कुछ बुनियादी विषय होते हैं वो भी इसमें आएंगे। बुनियादी विषय भी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप कि भाई क्रेडिट प्रणाली क्या होती है। और भी हम कह सकते हैं कि भाई इसके कुछ तत्वों की बात कर सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब तत्वों की बात करते हैं इसके एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स की बात करेंगे। इसके तत्व में क्या आ सकता है, जैसे सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर प्रणाली आ जाएगी। क्रेडिट प्रणाली, सेमेस्टर में जैसा कि आप जानते हैं सेमेस्टर के अनुसार मूल्यांकन होता है इसमें। ठीक है, और प्रत्येक सेमेस्टर में 15 से 18 सप्ताह के शैक्षणिक कार्य होते हैं जो 90 शैक्षिक दिवस के रूप में होते हैं। ठीक है, अगली हम कह सकते हैं क्रेडिट सिस्टम, एक क्रेडिट सिस्टम होता है इसमें, क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम में क्या होता है भाई, क्रेडिट सिस्टम में इसमें पाठ्यक्रम को एक निश्चित क्रेडिट दे दिया जाता है, किसी पाठ्यक्रम को एक निश्चित क्रेडिट दिया जाता है, उत्तीर्ण होने के बाद पाठ्यक्रम आधारित क्रेडिट प्राप्त होता है उसमें। ठीक है, और छात्र को एक सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के उपरांत उसे पुनः दोहराना नहीं पड़ता, ये इसकी खासियत है। अगला हम कह सकते हैं क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर यानी कि क्रेडिट हस्तांतरण, हिंदी में कह सकते हैं क्रेडिट हस्तांतरण। इसमें क्या होता है, इसमें यदि छात्र जो अध्ययन का भार सहन नहीं कर सकता, सहन नहीं कर पाता, तो उसे कम क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, और वह अपनी जो भी भरपाई है पिछले में जो नहीं कर पाया है, वो अगले सेमेस्टर में उसकी भरपाई कर सकता है। ठीक है, तो ये भी उसमें हो सकता है। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सीसीई की। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव
इवैल्यूएशन। इसको हिंदी में कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसमें 2 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं इसमें? 2 वर्ड्स। ठीक है, अब 2 वर्ड्स को हम अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं। एक तो हमारा हो गया कंटिन्यूअस और एक हो गया कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो कंटिन्यूअस को हिंदी में कहते हैं सतत। ठीक है, या हम कह सकते हैं सतत कह सकते हैं, निरंतरता या नियमितता, ये सब चीजें इसमें आ सकती हैं। तो इसमें क्या होती है? कंटिन्यूटी बनी होती है। क्या बनी होती है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इसमें क्या बनी होती है? कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता बनी होती है। इसमें कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता। हम इसको समझ सकते हैं कि नो फिक्स टाइम लिमिट फॉर कॉम्प्लीकेशन ऑफ इवैल्यूएशन, या फिर हम कह सकते हैं मूल्यांकन के पूर्ण होने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता। इसमें क्या होता है? नो फिक्स टाइम। नो फिक्स टाइम लिमिट, यानी कि इस मूल्यांकन में कोई भी पहले से फिक्स टाइम नहीं होता कि भी इतने समय में ये मूल्यांकन हो जाएगा। तो उसको कहते हैं सतत, यानी कि चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई रहती है। अगली बात है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव को हिंदी में कहते हैं हम व्यापक मूल्यांकन, या हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम योजना में सीखे या सीखने की संपूर्ण मूल्यांकन प्रणालियां, सीखने की संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया इसके अंतर्गत आएगी। या हम कह सकते हैं इसमें सार्वभौमिक मूल्यांकन होता है, यूनिवर्सल इवैल्यूएशन। यूनिवर्सल इवैल्यूएशन, ठीक है, यानी सार्वभौमिक मूल्यांकन, यानी कि सारा संपूर्ण मूल्यांकन होता है। उसको हम क्या कह सकते हैं कि संपूर्ण मूल्यांकन कैसे हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि असेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये क्या करता है? ये असेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि इसमें क्या कोशिश की जाती है? इसमें ये कोशिश की जाती है कि भाई जो भी बच्चा है उसका सारा मूल्यांकन हम इसके थ्रू कर सकते हैं। वो कैसे? कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कर लेते हैं। एग्जाम्पल में उसकी हम परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करते हैं। परफॉर्मेंस, हम विभिन्न प्रकार की चाइल्ड की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वो व्यापक मूल्यांकन या कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और सतत में हम कह सकते हैं ये कंटिन्यूअसली बनी रहती है। ये विद्यालय स्तर पर होता है। विद्यालय स्तर पर इस मूल्यांकन के प्रयोजनों में, यानी कि प्रयोजन करने में सतत मूल्यांकन का मुख्य रूप से उपलब्धि में सुधार करना और विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप सही आदतें, अभिवृत्तियों का विकास करना है। जो भी सही आदतें हैं वो बच्चों में डालनी होती हैं। इसके थ्रू अब व्यापक मूल्यांकन में क्या होगा? इसमें हमें बच्चे का सार्वभौमिक विकास करना है, यूनिवर्सल इवैल्यूएशन करना है इसके थ्रू। तो इसमें क्या है? जैसे हम कह सकते हैं कि शिक्षा का एक अधिकार का शिक्षा अधिकार कानून है 2009, उसके अनुसार बच्चा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए एक अधिकार है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, जिसका एक सेक्शन है 29, सेक्शन 29 शिक्षा अधिकार 2009 का सेक्शन 29 29 में स्पष्ट है
क्या स्पष्ट है? उस 29 में ये स्पष्ट रखा गया है, स्पष्ट कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय यह ध्यान रखा जाए कि पाठ्यक्रम बच्चों का सर्वांगीण विकास करने वाला हो, यानी कि उसका सारा विकास करने वाला हो, ऐसा पाठ्यक्रम बनाना होता है, जिसको हम व्यापक रूप से संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी का मूल्यांकन तथा जानकारी की जांच के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज इतना ही काफी है, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।